गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास विज्ञान विषय में आपका 5वां पाठ चल रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं उसको। और आपका 5वां पाठ जो है उसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण में बहुत कुछ हमने पढ़ लिया। आपने ये भी देखा कि अम्ल, क्षारक और लवण जो है वो किस तरह के पदार्थ हैं, उनकी पहचान क्या है। फिर ये भी देखा कि अम्ल और क्षारक जो है वो जल से, वायु से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, क्या उनके प्रभाव हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस पाठ में पढ़ चुके हैं। अब कल मैंने आपको बताया उदासीनीकरण बताया था आपको कल के वीडियो में। तो उदासीनीकरण क्या है? जब मैंने आपको बताया कि यदि किसी अम्ल को किसी क्षार से मिलाया जाता है, यानी अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाता है, तो दोनों ही एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं और विलयन जो है वो ना अम्लीय रहता है और ना ही क्षारकीय रहता है, यानी उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। उस पर कोई आवेश नहीं होता, ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। और उदासीनीकरण की अभिक्रिया में जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो जल बनता है और लवण बनता है। जल और लवण बनता है। उसकी एक उदाहरण भी मैंने आपको एक अभिक्रिया के द्वारा दिया था और परिभाषा भी बताई थी। अब दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण देखेंगे हम लोग कि दैनिक जीवन में हमारे आसपास बहुत बार जो है और दिन में कई बार उदासीनीकरण की घटनाएं होती रहती है। बस अभी तक हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन अभी इस वीडियो के माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको पहचान सकते हो कि कहाँ उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो रही है और क्या उपयोग है उसका हमारे दैनिक जीवन या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण देखने के लिए। सबसे पहला जो है वो अपाचन। जब आप ज़्यादा खा लेते हो या ओवर ईटिंग या किसी और वजह से जब आपकी तबीयत सही नहीं होती और आपको अपच की समस्या हो जाए, यानी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है खाया हुआ, कभी कभी ऐसा होता है मन भारी हो जाता है और वॉमिटिंग या उल्टी आने जैसा लगता है आपको, यानी अपच की समस्या हो जाती है ओवर ईटिंग करने पर या ज़्यादा खाने पर या किसी और रीजन से, तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हम सब जानते हैं डाइजेशन के दौरान या पाचन तंत्र के दौरान, हम लोगों ने भोजन के पाचन के दौरान जब पाचन तंत्र आपने पढ़ा होगा तो आमाशय में पाचन के दौरान ये टॉपिक आपने ज़रूर पढ़ा होगा कक्षा 6 में भी, कि हमारे आमाशय से जो है उस आंतरिक दीवार से HCl अम्ल निकलता है और श्लेष्मा निकलती है और पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम निकलते हैं। तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अपाचन में देखिए किस तरह से उदासीनीकरण है वो देख रहे हैं हम लोग। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, मैं भी बता चुकी हूँ आपको। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है, यानी एसिडिटी हो जाती है। आपको कई बार कहते हो ना आप एसिडिटी हो गई, उस एसिडिटी का यहाँ हिंदी में अर्थ अपाचन है, ठीक है। अति अम्लता होता है वैसे तो ये, जब अधिक मात्रा हो जाती है आपके आमाशय में एसिड की यानी HCl अम्ल की, तो उस समय आपको अति अम्लता हो जाती है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में अम्ल होने से कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब आपको डॉक्टर इस अपाचन से या एसिडिटी से बचने के लिए आपको जेलुसिल जैसी टैबलेट या दवाई देता है गुलाबी घोल के रूप में, तो वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूध होता है। यह अत्यधिक दूध या मैग्नीशियम जैसा होता है ना, कोई प्रति अम्ल है। ये प्रति अम्ल मतलब जो अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर दे। और उदासीनीकरण की अभिक्रिया में आप बच्चों पढ़ चुके हो कि अम्ल के प्रभाव को कौन नष्ट करेगा, दुर्बल क्षार ही नष्ट करेगा। तो ये एक तरह से दुर्बल क्षारक हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जैसे ही हमारे पेट के अंदर जाएंगे, जैसे इनो लेते हो आप, फल लवण है ये, तो एक तरह से ये क्षारकीय प्रकृति का होता है। जब भी आप लेते हो तो एसिडिटी से तुरंत राहत मिल जाती है आपको। क्योंकि जब एक क्षार और एक अम्ल मिलते हैं तो दोनों ही अपने प्रभाव को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, और ये वहाँ पे उदासीनीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार अपच की समस्या के लिए हमें जब अम्ल की अधिकता हो जाती है, अति अम्लता हो जाती है, एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए हम लोग दुर्बल क्षारकों का उपयोग करते हैं दवा के रूप में, जिससे उदासीनीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है हमारे आमाशय में और हमें तुरंत ही रिलीफ मिल जाता है एसिडिटी से या अति अम्लता से। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अगला उदाहरण देखते हैं, चींटी का डंक। देखो, चींटी जब खाती है आपको या मधुमक्खी काटती है तब क्या होता है, जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। बेसिकली जब मधुमक्खी वगैरह काटती है तो मेथनोइक एसिड होता है जो हमारे त्वचा में छोड़ देते हैं वो, उस एसिड की वजह से हमें जलन, खुजली और सूजन होती है।
तो यदि हमें इस एसिड, हम जानते हैं कि मेथेनोइक एसिड हमारे अंदर छोड़ दिया डंक से चींटी ने या मधुमक्खी ने, तो उस अम्ल का क्या उपचार है? आप जानते हो यदि कोई भी क्षार उस पर रगड़ा जाए तो अम्ल जो है उदासीन हो जाएगा, उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको, खाने का सोडा सबके घरों में होता है, अथवा कैलेमाइन विलियन मलकर, कैलेमाइन का विलियन अगर हो, लैक्टोकैलामाइन लोशन मिलता है एक, वो क्षार होता है ना, तो कैलेमाइन का विलियन मल करके उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। इसके अलावा हमेशा आपने चाबी या जंग लगे हुए लोहे के टुकड़े को रगड़ते हुए देखा होगा जब मधुमक्खी काटती है, तो क्यों रगड़ते हैं उसको? क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, और आपने ये पढ़ा होगा अभी इसी पाठ में आपने पढ़ा होगा कि जो धातु ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय प्रकृति होती है, और जंग जो लगता है वो क्या, आयरन का ऑक्साइड है। तो जब जंग लगा हुआ लोहा रगड़ते हैं तो वो एक तरह से आयरन का ऑक्साइड है, यानी धातु ऑक्साइड है, उसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। तो इसी तरह तुरंत जंग लगा हुआ लोहा रगड़ने से अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है, हमें सूजन नहीं होती और उस जगह पे खुजली नहीं होती, दर्द होना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ उदासीनीकरण की अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग जब भी चींटी काटे या मधुमक्खी काटे तो हम घरेलू उपचार के तौर पे जो है वो खाने का जो सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको नम करके या उसका घोल बना के उसको मल सकते हैं, या फिर आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि जंग लगा हुआ कोई लोहे का टुकड़ा उस पर तुरंत रगड़ सकते हैं। इसी तरह अति अम्लता होने पर हम लोग कोई दुर्बल क्षारक जो है इनो के रूप में या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या दवाई जो जेलुसिल वगैरह आपको डॉक्टर देता है, वो डाइजीन वगैरह, वो जो है वो क्षारक होते हैं दुर्बल, उससे उदासीनीकरण की अभिक्रिया होकर तुरंत आराम आ जाता है। तो चलिए आगे देखें मृदा का उपचार। मृदा का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मिट्टी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बच्चों? रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, यानी मृदा में भी अति अम्लीयता हो जाती है। तो आपको पता है कि जहाँ अम्ल है यदि उसे क्षार से भिड़ाया जाए, क्षार डाला जाए, तो क्या हो जाएगा, अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और क्षार का भी साथ में समाप्त हो जाएगा। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो, या तो अत्यधिक अम्लीय हो या क्षारकीय हो, तो पादपों यानी पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अम्लीय होती है तो उसमें बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्षारकीय प्रकृति का है, अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ यानी कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, क्योंकि कंपोस्ट खाद से मृदा में अम्ल निकलते हैं, कार्बनिक अम्ल निकलते हैं, और वो क्या कर देते हैं, मृदा अति क्षारकीय हो गई है तो क्षारक के प्रभाव को नष्ट करके उदासीनीकरण की अभिक्रिया संपन्न करते हैं वहाँ पर, तो जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपको कि यदि मृदा में अति अम्लीयता हो या मृदा अम्लीय हो तो उसका उपचार कैसे करेंगे, बताइए कैसे करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला करके। और यदि मृदा जो है वो क्षारकीय हो तो क्या करेंगे, इसमें कंपोस्ट खाद मिलाएंगे ताकि उससे कार्बनिक अम्ल निकलेंगे और वहाँ पर उदासीनीकरण की अभिक्रिया संपन्न होगी। अगला जो उदाहरण है वो है कारखानों का अपशिष्ट, यानी इसको उपचारित करना। अनेक कारखानों के अपशिष्ट यानी कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए या विसर्जित कर दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल जो है वो नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि अति अम्लता किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो जलीय जीवों का भी एक pH परास होता है जल का, और जब हम लोग ऐसे वेस्ट को या ऐसे कचरे को सीधे ही नदियों में या जलाशयों में बहा देते हैं तो वहाँ अम्ल की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, और अम्ल की मात्रा बढ़ जाने से पानी ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। ज़्यादा अम्लीय होने की वजह से जीव जंतु है वहाँ पर नष्ट हो सकते हैं, मछलियों वगैरह के लिए ये नुकसानदायक है। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर दिया जाता है। जहाँ हमको ऐसा लगता है ना कि उदासीन करना है, यहाँ पे अधिक अम्लीय है तो उसको क्षारक या दुर्बल क्षारक मिलाकर उदासीन कर देंगे, इससे वो वेस्ट जो है वो जीवों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। चलो स्टूडेंट्स, ये आपका पाठ यहाँ पूरा हो गया है। पार्ट 5 जो है वो कक्षा 7 आपका विज्ञान विषय में पार्ट 5 पूरा हो गया आज। और आपने क्या सीखा यहाँ से,
ये सारांश है आपके पाठ का कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं क्या कहलाते हैं? उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न रंग देते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। यहाँ ये सारी परिभाषाएं आ गई आपकी। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। तो बच्चों ये पाठ हमने हमारा पूरा कर लिया। यहाँ पाठ 5 आपका पूरा हो चुका है। कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। देन अगला पाठ हम लोग उसके आगे वाले वीडियो में शुरू करेंगे। और यहाँ से आपको जो है मुख्य बातें सारी करनी है। बेसिकली आपका जो यहाँ होमवर्क बनता है वो ये बनता है कि उदासीनीकरण के उदाहरण हैं दैनिक जीवन में, वो सब आपको वो बारी बारी जो आपको सभी को अपनी कॉपी में उतारने हैं, क्योंकि ये उदासीनीकरण के जो उदाहरण हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलते रहते हैं और ज़रूरी है हमारे लिए, इनको समझना भी ज़रूरी है। यहाँ से एक बार मैंने पढ़ा दिया, अच्छे से वीडियो को सुनिए और फिर अगर करेंगे तो ये उदाहरण हमेशा आपको याद रहेंगे और आगे भी ज़िंदगी में काम आएंगे ये।